जैसे अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं तो ये होता कि बुलेट खरीदता और सारे दिन सिर्फ वर्दी पहन के घूमता रहता, क्योंकि मुझे इस वर्दी की में किक मिलती है, इस वर्दी में मजा आता है। तो ये बता, तूने किसी के 2-4 थप्पड़ जड़े अब तक नहीं जड़े? सर जरूरत पड़ती है तो लगाने भी पड़ते हैं सर। अच्छा ये बता कि रिश्वत विश्वत के चांसेस तो खूब मिलते होंगे? नहीं सर यार थाने में तो दबा के आते होंगे। नहीं सर, अभी कुछ नहीं आया सर। उनका बच्चा कहीं खो गया था, वो मिल नहीं रहा था, 2-3 दिन हो गए थे, मिल नहीं रहा था सर। जैसे ही हमारे पास कंप्लेंट आई है, हमने 3 घंटे के अंदर बच्चा फाइंड आउट करके दिया उनको। मेरे फादर साहब अब नहीं रहे, पर वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत मतलब उनको ये था कि मैं जितनी बार भी घर आई हूँ ना, उन्होंने मेरा उतनी बार स्वागत। और जब मैं मेडिकल क्लियर आउट करके आई थी तब माला पहना रहे हैं, फिर मैं जब ज्वाइनिंग लेटर ले गई तब माला पहनाई। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ एक बच्ची से, और उस बच्ची ने मतलब बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। नाम है काजल भारद्वाज। आप बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं क्योंकि वो लगातार मोटिवेट करती रहती हैं आप जैसे बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं दरोगा बनने का। तो बेटा स्वागत है तेरा काजल। अब मुझे बता के जो लड़की सेलेक्ट होती है सब इंस्पेक्टर, उसको भी दरोगा बोला जाता है कि कुछ और होता है? नहीं सर, दरोगा ही बोला जाता है सर। जैसे एक थानेदार होता है, एक थानेदारनी होता है, अपने हरियाणा में बोलते हैं जैसे लड़का है तो थानेदार, लड़की है तो थानेदारनी। तो ऐसे दरोगा में तो कोई वो नहीं है ना? नहीं सर, हमें तो सर सब दरोगा जी ही बोलते हैं सर। दरोगा जी ही बोलते हैं। अब तो जी लगाना पड़ता है, यूपी की पुलिस है। हाँ सर, योगी जी की पुलिस है। तो मुझे बता कब सिलेक्ट हुई और ये जर्नी तेरी स्टार्टिंग से थोड़ी बता। सर मैंने ARSD कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी BSc कंप्लीट की थी। कौन से साल में? सर 2019 में। उसी साथ में सर मैं NCC भी कर रही थी। तो NCC का C सर्टिफिकेट विद A ग्रेड आ जाता है, तो उसमें मुझे ये था कि वो आ जाएगा तो मुझे एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और मैं SSB के लिए जा सकती हूँ। उसके बाद सर मैंने ट्राई किया, SSB दी 2-3 बार। 4 AFSB में गई थी मैं वाराणसी में, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई, वहाँ मैं स्क्रीन आउट हो गई। फिर नेक्स्ट दिया सर, उसमें भी स्क्रीन आउट हो गई थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद रिसोर्सेज मेरे पास उतने नहीं है और मुझे कोचिंग वगैरह ज़्यादा लेनी पड़ेगी उसके लिए। फिर सर मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी यहाँ पे। तब तक सर कोविड आ चुका था। अच्छा। तो कोविड के टाइम पे फिर मैंने अपनी 2019 में तेरी BSc कंप्लीट हुई थी। उसी टाइम पे सर ये AFSB वगैरह में दिया, तो 2 बार स्क्रीन आउट हुई, फिर 1 बार सर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हूँ। तो सर फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया कि मैं इस तरफ अपनी SSC की तरफ मतलब अपनी जर्नी को लेके चलते हैं। फिर सर मैंने सब्जेक्ट्स तैयार किए। मैंने पर्टिकुलरली ये नहीं कि UPSI की तैयारी करनी है या CGL की तैयारी करनी है, ऐसा नहीं किया सर। पहले मैथ्स अपनी कंप्लीट करी थी बढ़िया से। सबसे स्टार्टिंग सर, वैसे आपकी वो जो परसेंटेज वाली वीडियो है 12 घंटे वाली, उसी से स्टार्टिंग करी थी सर। और एक जो प्रॉफिट एंड लॉस की आपने डाली हुई है, फिर सर मैथ्स, रीजनिंग, GK और हिंदी, ये चारों चीजें कंप्लीट होने के बाद 2021 में जब फॉर्म आया UPSI की, उसके बाद सर इसमें प्रिपरेशन करी एंड देन सेलेक्टेड हूँ सर। 10+ एग्जाम सर वैसे इसी जर्नी से ही निकल गए, क्योंकि एक ही बार 6 महीने में तैयारी कर ली थी। अच्छा, मुझे एक बार NCC C सर्टिफिकेट का डिटेल में बता, क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना कि C सबसे ज्यादा बेटर माना जाता है, फिर B, फिर A। तो इसमें कैसे कैसे तुम्हारे प्रोसेस रहते हैं? सर ये एक तरह से 3 साल का आप कोर्स कह लीजिए, या 3 साल का होता है मतलब। इसमें 2 साल में आपको B सर्टिफिकेट का एग्जाम देना होता है। और कितना टाइम देना होता है? इसमें जाना भी होता है ना? सर इसमें सिर्फ, वैसे हम तो संडे टू संडे जाते थे, तो संडे टू संडे ही। एक मुझे ये भी बताना कि ये सिर्फ आपने कॉलेज से किया था या जब 11-12 थे तब से ही NCC वाला? नहीं सर, मैंने कॉलेज से स्टार्ट किया था सर। जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था ARSD में, उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था सर इसको। और उस 3 साल में ही C सर्टिफिकेट मिल गया? हाँ सर, मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ ही मैंने उसको कर लिया था। तो कितने दिन जाना पड़ता था साल में? सर मुझे हफ्ते में सिर्फ 1 बार जाना होता था, संडे को क्लासेस होती थी। और संडे को ही ड्रिल वगैरह वो लोग सिखाते थे। कहाँ पे? सर मेरा यहाँ पे था सर, सरोजनी नगर के पास है AFSB, 1 AFSB। अच्छा, वहाँ पे जाना होता था हर संडे लगभग सर। और 3 साल में ही एयर विंग थी सर मेरी, तो एयरफोर्स से शुरू से सर थोड़ा सा लगाव लगा। मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा बेटा भी NDA की तैयारी कर रहा है और उसको भी एयरफोर्स से लगाव है। हाँ सर। तो मैं इसलिए भी डिटेल जानकारी चाह रहा था कि C सर्टिफिकेट के लिए कहाँ से तैयारी करनी स्टार्ट करनी चाहिए। तब आपने कहा ग्रेजुएशन से कर सकते, जैसे आप ग्रेजुएशन में एंटर करते हैं तभी कर सकते हैं। एक मुझे बताना कि C सर्टिफिकेट से आपको फायदा कहाँ का क्या क्या मिल रहा? सर C सर्टिफिकेट से सर दिल्ली पुलिस में भी फायदा है। 10 मार्क्स कैसे? सर जैसे 2 साल हम देंगे जब NCC को, 2 साल में हमारा B सर्टिफिकेट का एग्जाम होगा। जब आप B सर्टिफिकेट का एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, देन यू आर एलिजिबल टू C सर्टिफिकेट। उसके बाद आप C सर्टिफिकेट वाला एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ C सर्टिफिकेट वालों को ही फायदा है? 10 B सर्टिफिकेट वालों को सर 5 नंबर मिलते हैं। और A वाले को C सर्टिफिकेट वाले को, A वाले को नहीं मिलते सर। अच्छा, A वाले को नहीं है। C सर्टिफिकेट वालों को 10 नंबर मिलते हैं सर। CPO में 10 नंबर है, और जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है उसमें 5 नंबर मिलते हैं सर। C सर्टिफिकेट वालों को सर।
और यूपी पुलिस में? यूपी पुलिस में नहीं है सर। अच्छा, सी सर्टिफिकेट का कोई फायदा नहीं है? नहीं सर, हमारा नहीं है। अरे मुझे लगा सी सर्टिफिकेट का वहाँ फायदा होता होगा। नहीं सर, हमारे में तो नहीं है सर। तो ये बता कि इस मासूम चेहरे से नौकरी हो जाती है? सर बिल्कुल सर, हो जाती है सर। बड़ा मतलब वो नहीं होता छोटे बच्चों वाला चेहरा, बिल्कुल मासूम सा चेहरा, वैसा चेहरा है इसका। तो ये बता, तूने किसी के 2-4 थप्पड़ जड़े हैं अब तक? नहीं जड़े? सर जरूरत पड़ती है तो लगाने भी पड़ते हैं सर। तो कई बार मजा आता है कि भाई घर में ऐसे ही लड़ाई झगड़ा हो रखा हो, कुछ मूड ऑफ हो तो किसी के दर दिए जाके? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा तो ऐसा नहीं कुछ है? नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, तो तेरी ज्वाइनिंग कब यूपी सब इंस्पेक्टर में? 13 मार्च 2023 में। 2023 में। और ट्रेनिंग कब खत्म हो गई? ट्रेनिंग सर हमारी खत्म हुई अभी इसी साल हुई थी सर। 2024? 2024 में हो गई थी सर। 17 मार्च 2024 को हमने थानों में ज्वाइनिंग कर ली थी। अच्छा। उसके बाद अब 1 साल होने वाला है। तो थाना सीधा आपको ये वृंदावन वाला मिला या कहीं कैसे क्या? सर वो वहीं से पोस्टिंग होके आई वहीं थी से सर। posting मैंने हो पीटीएस मुरादाबाद से करी है सर ट्रेनिंग। अच्छा अच्छा, तो तुझे इस पूरी जर्नी में तुझे ऐसा आया कि हाँ, ये जो डिसीजन मैंने लिया ये परफेक्ट लिया, और मैं अब यूपी पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर हूँ, तो मैं जो सोचती थी अपनी लाइफ में बचपन में, जैसे मैं जब छोटा था तो मैं हमेशा आर्मी के बारे में सोचा करता था, तो मैंने बहुत एनडीए के लिए ट्राई किया, फिर एससीडीएस के लिए ट्राई किया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। तो क्या तुमको सेटिस्फेक्शन होता है इस जॉब में कि हाँ जो हम सोच रहे थे वो हुआ, या भी वो गुंजाइश रह जाती है उस सेटिस्फेक्शन में? नहीं सर, बिल्कुल लगता है सर। यहाँ पे आने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऐसे पद पे हैं कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको ज़रूरत होती है, और अब पहले वाली पुलिसिंग नहीं रह गई है कि कोई सुनता नहीं है। अगर हम सामने वाले की बात भी सुन लेते हैं तो आधी चीज़ें तो उसी से सॉल्व आउट हो जाती है, और बहुत अच्छा भी लगता है, मज़ा आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त। बढ़िया जिंदगी जी रही है? हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर। और बाकी थोड़ा वर्कलोड तो है ही, हर जगह है सर। वो हर जगह, वो धीरे धीरे तुम ट्रेनिंग में उस चीज़ के शरादी भी हो जाते हो। अच्छा, कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जो तुझे लगे कि हाँ सर मैंने मतलब एक ऐसे टाइम पे किसी की हेल्प की और मुझे बड़ा ज़बरदस्त फील हुआ, और मुझे उस पॉइंट पे महसूस हुआ कि हाँ, हम समाज के जो कहने का मतलब स्ट्रक्चर बना हुआ हम उसमें बिल्कुल ठीक जगह पे, जहाँ बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। हाँ सर, अभी रिसेंटली एक केस आया था, उसमें वो बच्चा था, वो उनका बच्चा कहीं खो गया था, वो मिल नहीं रहा था, 2-3 दिन हो गए थे, मिल नहीं रहा था सर। जैसे ही हमारे पास कंप्लेंट आई है, हमने 3 घंटे के अंदर बच्चा फाइंड आउट करके दिया उनको। और जब वो वहाँ पे आए, मतलब वो जो माता पिता थे, उनकी आंखों में एक अलग ही वो था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि हम गरीब हैं, पुलिस हमारी मदद पता नहीं करेगी या नहीं करेगी, और पता नहीं मतलब उनको कहीं कुछ देना लेना ना पड़ जाए, ये ना हो जाए। पर सर जैसे ही वो हमारे पास आए, हमें तुरंत ऑर्डर्स मिले कि आप ढूंढ के लाइए, और हमने कैमरा चेकआउट करे कि वो बच्चा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। वो ऐसे ही हमारे यहाँ पे सर मथुरा में गोवर्धन है, तो वो गोवर्धन की परिक्रमा लगाने चला गया था बच्चा। छोटा सा बच्चा था सर, 5-6 साल का बच्चा था। तो उसको हम पकड़ के लाए। उनके वो माँ बाप जो थे, मतलब उनकी माँ ने मुझे इतना आशीष दिया है, तो लगा कि क्योंकि उसकी माँ के लिए तो उससे ज्यादा क्या ही जरूरी होगा दुनिया में ना, वो कुछ भी कुर्बान कर सकती है, उसको पता है उस बच्चे की कीमत क्या है उसके लिए। अच्छा, तो मुझे एक चीज ये बताना कि पेरेंट्स का रिएक्शन क्या है अभी इस चीज के बाद? अभी शादी तो नहीं हुई है? नहीं सर, हाँ, अभी छोटी उम्र है। तो पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन है? मतलब एक होता है ना भाई मेरी बेटी दरोगा है, तो उस चीज का वो फायदा उठाते नहीं उठाते, वो फील करते हैं नहीं करते, तो तुझे वो रिप्रेजेंट करते भी है कि नहीं करते कि हम बहुत खुश हैं उस चीज के लिए? सर बहुत बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे फादर साहब अब नहीं रहे। अच्छा। उनको कैंसर में अभी उनकी कुछ दिन पहले डेथ हो गई थी। पर वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत, मतलब उनको ये था कि मैं जितनी बार भी घर आई हूँ ना, उन्होंने मेरा उतनी बार स्वागत। और जब मैं मेडिकल क्लियर आउट करके आई थी तब माला पहना रहे हैं, फिर मैं जब ज्वाइनिंग लेटर ले गई तब माला पहनाई, फिर जब जिस दिन मैं ट्रेनिंग पे गई तब उन्होंने खूब धूमधाम से मुझे भेजा। बहुत खुश थे सर, और इवन घर के फैमिली के सभी मेंबर्स खुश थे। देखो ये कितनी अच्छी चीज है, और ये हर पिता को सीखनी चाहिए। माँ तो हो सकती है कि इतना मतलब बेटी के उस पर खुश ना हो, बेटे पे ज्यादा खुश हो, लेकिन हर पिता को सीखना चाहिए ये कि जैसे इसके फादर ने इसको एक छोटे छोटे मोमेंटम पे, छोटे छोटे क्षणों पे इसको जिस तरीके से मोरल हाई किया। क्योंकि आप ये बात सब जानते हैं कि जब लड़की बाहर निकलती है, चाहे वो पढ़ने निकले, चाहे वो कमाने निकले, चाहे नौकरी करने निकले, तो उसका स्ट्रगल यार वही जानती है ना। हम लोग तो थोड़ा भी उसका सहन कर लेंगे ना एक दिन, तो हमें पता चल जाएगा कि औरत बनना अपने आप में भगवान ने इन्हीं को बनाया है, और इन्हीं को वो शक्ति दी है जो ये सहन करते हैं, है ना। समाज सारा ही साफ सुथरा नहीं है, समाज में गंदगी भी है, समाज में अच्छे भी लोग हैं, लेकिन अगर बाप अगर साथ में खड़ा हुआ है ना बेटी के,
और मतलब फिजिकल क्लियर करके आ रही है तो स्वागत कर रहा है, मेडिकल क्लियर करके आ रही है तो स्वागत कर रहा है, बच्चों को गले लगा रहा है या बच्चों के कंधों पे हाथ रख रहा है। तो सच मानिए जैसे इस बच्ची के चेहरे पे खुशी थी ना ये बताते वक्त, मैं समझ सकता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एक लड़की के लिए वो सपोर्ट होना, मोरल सपोर्ट होना। क्योंकि कंपटीशन के टाइम में आजकल इतना टफ कंपटीशन है, हर बच्चा अकेला हो जाता है एक मोमेंट मोरल डाउन हो जाता है है ना। और उस समय माँ बाप का साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कितने भाई बहन हो? सर हम 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। एक अच्छा, भाई है, सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी हूँ सर। एक हम 3 बहनें हैं, एक भाई है। और बाकी सर फाइनेंशियल कंडीशन शुरू से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी। और होता है ना कि जैसे हम मतलब नॉर्मल ब्राह्मण फैमिली है, तो लड़कियों की शादी थोड़ा जल्दी करवा जल्दी देते कर देते हैं। तो पापा और ग्रामीण से हो के शहरी क्षेत्र से? सर हम वैसे रहते दिल्ली में ही थे। अच्छा। पापा मतलब बहुत ज्यादा हाई फाई किसी जॉब में नहीं थे, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, पर उनका ये था कि ये बच्ची पढ़ ले। फिर बीच में रिश्तेदार पुश आउट करते रहते थे, शादी क्यों नहीं कर रहा है, ये भाग जाएगी। और मतलब लड़कियों को लेके होता ही है सर थोड़ा सा। हाँ, और फिर जिन लोगों के पास कुछ काम नहीं है वो कुछ तो छाटेंगे, कमियां उनका तो काम है। बहुत प्रेशर था सर, जबरदस्त प्रेशर था मेरे ऊपर शादी का। तो फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी सर। ट्यूशंस पढ़ाए सर मैंने। अरे वाह। लगभग 5-6 घंटे मैं शाम का टाइम ट्यूशंस ही पढ़ाती थी, और होम ट्यूशंस देती थी, घर में ट्यूशंस पढ़ाती थी, ताकि मैं पापा को मतलब प्रेशर ना करूं कि भाई मुझे इतना पैसा दो कि उतना पैसा दो। 12th से लेके जब मैंने बीएससी में एडमिशन लिया, मैंने अपने पिताजी से 1 भी रुपया नहीं लिया कि आप मुझे इस चीज के लिए दो, उस चीज के लिए। चाहे मैंने फॉर्म भरे, चाहे मैंने एसएसपी दिया, चाहे मैं कहीं पे भी एग्जाम देने गई, मैंने पापा के ऊपर प्रेशर अपने ऊपर वो बर्डन लिया और अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेके, चाहे वो ट्यूशन पढ़ा के किसी भी तरीके से वो मैनेज किया सर उसको। लेकिन अब एक चीज अच्छी है, कहते हैं कि अगर लड़की पढ़ लिख जाए ना तो पीढ़ी सवार देती है सर, है ना, और लड़का पढ़ लिख जाए तो केवल वो जिस वक्त पे है वो उसी चीज को सुधार सकता है। तो मुझे लगता है कि जो तेरी 2 छोटी बहनें हैं और जो भाई है उनको तो तू खूब बढ़िया पढ़ा लिखा देगी। हाँ सर, भाई आपसे पढ़ता है सर। अरे भाई, शिवम भारत। अरे अच्छा, तू ही है क्या भाई? तो फिर तो इनको लगाती है, पुलिस वाले हाथ लगाते हैं कि नहीं लगाती है? नहीं सर, अभी तो जरूरत नहीं पड़ रही, जब जरूरत पड़ती है तो बहुत मेहनत पिटा है कर सर, ले मेरे रहे से बहुत पिटता था सर पहले। मेरे से ही पढ़ा था सर, 10th तक मैंने पढ़ाया था इसको। उसके अरे वाह, ब्रिलियंट, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो अभी पिटाई नहीं होती कुल मिला के? समझदार भी हो गया, एक वर्दी का भी डर होगा कि एक बार लगा दिया तो फिर जाएंगे कहाँ। तो अब और दोनों सिस्टर? सर एक सिस्टर की, छोटे वाली की शादी कर दी थी, क्योंकि पापा को कैंसर था, तो पापा ये सोच रहे थे कि किसी को तो मतलब मैं कर दूं। इवन मैं ट्रेनिंग पे थी उस टाइम पे, मैं खुद भी नहीं आ पाई थी, मेरे एग्जाम्स थे उसकी शादी में। और एक सिस्टर सर अभी वर्किंग है आईजीआई एयरपोर्ट पे। तो अभी तेरा आगे का क्या फ्यूचर तूने सोचा है? आगे सर दे रही हूँ सर, तैयारी कर रही हूँ सर आगे। अभी आगे तैयारी कर रही हूँ। और अभी जो तुम नौकरी करते हो, इस नौकरी में टाइम मिल जाता है तुम्हें कि और बच्चों को जो तुम मोटिवेट करते हो अपनी सोशल मीडिया के थ्रू या वैसे, तो इतना टाइम तुम्हें मिल जाता है? मैनेज कैसे करते हो उस पूरे वर्क कल्चर को तुम? सर टाइम तो नहीं मिलता, सही बताऊं तो रेगुलरली मैं डाल भी नहीं पाती हूँ चैनल पे भी, और इंस्टा पे भी मैं इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, रेगुलरली नहीं डाल पाती हूँ। पर हाँ सर, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जैसे जैसे समय मिलता है, कुछ कुछ समय निकाल के बच्चों के लिए, जैसे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, नॉर्मली जब इंसान तैयारी करने जाता है तो हमारे पास भी उतने संसाधन नहीं थे, गाइडेंस नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मुझे नहीं मिल पाई वो चीज़ें बच्चों को ज़रूर मिलनी चाहिए। कि जो और एग्जैक्टली एक चीज़ ये भी है कि जो जिस फेज से निकल रहा है ना अभी उसको ज्यादा अच्छे तरीके से पता है कि उस फेज को फेस कैसे करना है। एग्जैक्टली सर। बजाय हम जैसे टीचरों को जिनको इस फेज से गुजरे 20-20 साल हो गए, 15 साल पहले, 20 साल पहले नौकरी की तैयारी की थी या नौकरी लगे, तो अब के उसमें और पहले उसमें तो बड़ा डिफरेंस है स्ट्रगल में ना। अब तो जब हम पढ़ते थे तो उस समय इतना बाहर से वो नहीं रहता था कि आपको ये समझिए सोशल मीडिया टाइप कुछ चीजें नहीं होती थी जो आपका टाइम खराब नहीं करती थी, है ना। आप पढ़ते थे और पढ़ाई के अलावा और इतना कुछ साधन होता ही नहीं था। अब तो बहुत बुरी सिचुएशन आने लग गई है। मोबाइल में आपको हर तरीके की डायरेक्शन है, आपको कहीं से कहीं तक भी ले जाया जा सकता है। तो ये ऐसे बच्चे जो काम कर रहे हैं, जो अपनी मतलब इतना डिफिकल्ट जॉब होती है और उसके बीच में टाइम निकालते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं, तो सच में ये बहुत वर्थ क्रिएट करता है और इसकी वर्थ भी है। इसीलिए आप लोगों को इतने लोग फॉलो करते हैं। और मैं बच्चों को कहूंगा भी कि रियल गाइडेंस अगर आपको लेनी हो ना उस समय की, क्योंकि वो कहते हैं ना कि गांधी जी की जूती जिसने पहनी वही गांधी का दर्द जानता है ना। किताबों से पढ़ के गांधी का दर्द बयां नहीं किया जा सकता। तो तुम ही जानते हो और तुमने झेला भी होगा जब पढ़ रहे होंगे।
सर मैं कल मेरी फ्रेंड है उसका फिजिकल दिलवाने गई थी 6BN PAC मेरठ में। हाँ। तो वहां पे मुझे बहुत सारे बच्चे मिले अच्छा। जो जानते थे और वो कह रहे कि आप काजल दीदी है ना। हाँ। हाँ हाँ। तो कहते हैं कि आपने बोला था कि मैं रैपट मारूंगी अगर किसी ने इंजेक्शन लगवा लिया तो मैंने कहा हाँ तुमने किसी ने लगाया तो नहीं, मतलब लोग गलत गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं सर फिजिकल करने के लिए। तो उनमें से सर 90% बच्चों का एग्जाम क्लियर था, वो सब बाहर मुझे मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी से कुछ तो फायदा हो रहा है सर। और देखो एक चीज कितनी अच्छी की कि काजल दीदी उन्होंने बोला है ना। हाँ। क्योंकि जब बच्चों को रियल में कुछ मिलता है ना, और किसी को पैसे नहीं चाहिए आपसे, है ना, सबको एक राइट टाइम के एक राइट गाइडेंस चाहिए। उस रास्ते पे हर कोई किसी ना किसी एक पॉइंट पे फंसा होता है, बस उसे कोई धक्का मारने वाला चाहिए कि चल तू ऐसे निकल जा। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा ये बता के रिश्वत विश्वत के चांसेस तो खूब मिलते होंगे? नहीं तो सर यार थाने में तो दबा के आते होंगे। नहीं सर अभी कुछ नहीं आया सर। अभी आया नहीं है या लिया ही नहीं है? नहीं सर कुछ नहीं सर, ऐसा इस तरफ ध्यान ही नहीं है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरफ कोई ध्यान नहीं है सर। क्योंकि भगवान करे आपको मिले भी ना ऐसा अवसर और आप ऐसे अवसर में जाएं भी ना। कारण क्या है कि ये वर्दी इतनी वैल्यू क्रिएट करती है और भगवान ने अब इतना अच्छे मुकाम पे आपको पहुंचा दिया है और आप ईमानदारी से लगते रहे तो इस पैसे की तो कोई वैल्यू एक वक्त के बाद रहेगी ही नहीं। एक वक्त के बाद जो सेटिस्फेक्शन का अचीवमेंट होगा ना वो बहुत बड़ा होगा। Exactly. और जिस दिन रिश्वत लेनी शुरू हो गई उस दिन से वो सेटिस्फेक्शन का अचीवमेंट खत्म हो जाता है, वो मोमेंटम आता ही नहीं है। तभी तो बहुत सारे लोग दबाव में सुसाइड कर लेते हैं और बड़ी सारी चीजें करते हैं। तो अभी तेरी जो जॉब चल रही है उसमें कोई अच्छी चीज जो तुझे लगती है कि हाँ ये सबसे ऐसा क्लिकिंग पॉइंट है? जैसे एक मूवी नहीं है किक, सलमान खान की, कि मुझे लोगों की हेल्प करने से किक मिलती है या मुझे अमीरों को लूटने में किक मिलती है। तो ऐसा कौन सा ऐसा पॉइंट तुझे महसूस होता है कि मुझे तो सर इस नौकरी में इस चीज का बहुत मजा है? जैसे अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं तो ये होता कि बुलेट खरीदता और सारे दिन सिर्फ वर्दी पहन के घूमता रहता, क्योंकि मुझे इस वर्दी के में किक मिलती है, इस वर्दी में मजा आता है। सर एक्चुअली जब भी मैं वर्दी पहनती हूँ रोज मैं शीशे में जब अपने आप को देखती हूँ सर, मेरा RRB NTPC लेवल 235 उसमें भी सिलेक्शन हो गया था, फाइनल सिलेक्शन हो गया था सर। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं ये चूज करूं या NTPC की तरफ जाऊं, पर सर वर्दी से शुरू से एक लगाव रहा। तो मुझे ये था कि नहीं मैं वर्दी की तरफ जाऊंगा। और जब रोज पहनती हूँ ना तो एक अलग ही फील आता है, खुशी मिलती है एक अलग से। और लोग भी देख के इतना खुश हो जाते हैं कि ऐसे सब कहते हैं अरे भाई इतनी छोटी उम्र में आप बन गए। छोटी उम्र में ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, छोटी उम्र में अपने पैरों पे स्टेबल होना। अभी तनख्वाह कितनी आती है? सर तनख्वाह तो सर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग। अच्छा वो हाउस रेंट वगैरह डिसाइड होता है, HRA वगैरह सर। लेकिन एक एवरेज सैलरी अगर यूपी में एवरेज सैलरी अगर यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की देखी जाए तो सर 53 to 54 प्लस रहती है सर। 54 सर जैसे लखनऊ में है उनकी 59 के करीब है। और बाकी सर हमारा उसमें NPS भी कटता है। NPS कटने के बाद इतनी आपको 50 प्लस मतलब मिलेगी। 50 प्लस मिल ही जाती है। मिल जाएगी। और कोई बेनिफिट मिलता है आपको? जैसे मान लो सेंटर गवर्नमेंट में होते हैं तो एक हेल्थ स्कीम रहती है CGHS की। हाँ सर यहाँ पे भी है सर, दीनदयाल उपाध्याय की स्कीम है सर, उसके थ्रू अब हमारे कार्ड्स बन जाते हैं सर। अच्छा एक चीज मुझे ये बताना कि जो नए बच्चे आते होंगे, जो नए ट्रेनी, अभी जैसे आप लोग अभी ट्रेनिंग करके आए होंगे, शायद PSI बोलते हैं दिल्ली में, तो उनको प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर बोलते हैं जो नए। हमारे यहाँ सर SIUT बोलते हैं। SIUT मतलब अंडर ट्रेनिंग। अच्छा अंडर ट्रेनिंग। तो उसमें तुम्हारी क्या रहता है, मतलब क्या ट्रेनिंग कराते हैं वो जो सर एक्चुअली में अभी हम वही हैं अभी राइट नाउ। जैसे एक साल हमारी फिजिकल ट्रेनिंग होती है सर, और एक साल हमें थानों में भेजा जाता है, तो हमें व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। अच्छा। कि कोई आ रहा है आपको कैसे बात करनी है उससे, कैसे देखना है। कोई आया हुआ है जन सुनवाई में, आप कैसे बैठेंगे, उनकी बात कैसे सुनेंगे। आपने कोई ऐसे शब्द बोल दिए कि सामने वाला बंदा हर्ट हो गया तो हमें ऐसे भी नहीं बोलना है। तो हम हमारे जो सीनियर्स हैं जो SSI हैं और जो SHO साहब हैं उनके साथ हम बैठते हैं जनरली। जैसे कहीं गश्त पे जाते हैं तो उनकी, और किसी की कोई लड़ाई झगड़ा हो गया वहां पे गए तो उन चीजों को समझते हैं। एक साल हमारा पूरा का पूरा प्रोबेशन रहता है सर। जैसे 6 महीने ग्रामीण थाना मिलता है हमें। अच्छा, उसमें 6 महीने हमें शहरी थाना मिलता है। एक महीने की हमारी PSC ट्रेनिंग होती है सर। और अगर कोई नेता आके हेकड़ी झाड़े तुम्हारे आगे नेतागिरी की तो तुम क्या करते हो? सुनते हो कि जवाब दे देते हो? सर सुनते तो हम सबकी हैं पर करना तो वही है जो न्याय संगत है। न्याय संगत है, हाँ सर। तो अभी हेकड़ी आती थानों में ऐसे खूब आते रहते हैं सर, सब अपने अपना बताते हैं सर। हाँ जो गली का प्रधान होगा वो भी पूरी हेकड़ी झाड़ता होगा अपनी। तो सर गली का प्रधान नहीं, जैसे मतलब कोई आपका नंबर ले जाए और वो कहे कि राकेश यादव सर जो है ना मेरे ताऊ जी के लड़के हैं ऐसे बताते हैं सर हमें कि
वो है ना जो वो फलाना आदमी जो है, हाँ। मैं उसका ढिमका रिश्तेदार हूँ, ऐसे करके बताते हैं सर। तो फिर तुम क्या करते हो उसका सर इग्नोर? अब तो सर स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा लगता था कि पता नहीं कितना सच बड़ा में हो, आदमी है सच में। सच में हो। अब तो सर सुन लेते हैं तो क्या करें फिर। हमें तो सर न्याय करना है, हमें तो न्याय जो करना एक्चुअली में जो सही चीज है वो करनी है, चाहे आप किसी राजा के बेटे हो, चाहे आप बिल्कुल गरीब के बेटे हो। कोई ऐसा है जो सीधा कोई बड़ा आदमी टकराया हो, उसी ने कहा हो कि मैं एमएलए हूँ, या ऐसा कुछ कोई टकराया, या हिकड़ी झाड़ी हो किसी ने? सर हेगड़ी तो बहुत झाड़ते हैं। लेकिन चलो, अब इनकी भी मजबूरी है बेचारे, ये ना भी सरकारी नौकर हैं, है ना, सरकार की नौकरी कर रहे हैं, तो कुछ तो, बिल्कुल है ना। द यूपी में तो बहुत आते होंगे। हाँ सर, मूवीज में दिखाते हैं, सही दिखाते हैं सर, पर इतना भी नहीं होता सर। अच्छा, इतना नहीं इतना होता। भी नहीं होता सर जितना वो दिखाते हाँ, स्टेट में तो बहुत ही होगा, क्योंकि स्टेट में तो पॉलिटिक्स बहुत हावी हो जाती है। हैं। हाँ सर होती है, पर अब चीजों में बहुत सुधार भी आया है, काफी सारी जो चीजें पहले थी अब उतनी नहीं है। उतना जो चीजें जैसे पहले मूवीज वगैरह में और उन बाकी चीजों में दिखाया जाता था, अच्छा। उतना भी नहीं है, नॉर्मल है अब चीजें। नॉर्मल है। हाँ, बाकी बताने को सब अपना अपना बताते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पर जो चीज सही है अभी तक तो हमने वही की है सर, और आगे भी वही करेंगे। वही, वही यानी इतना दबाव मानते नहीं हो, सुन जरूर लेते हो, पर करना अपने तर्क नहीं संगत सर, तरीके। अधिकारी भी हमें इसी बात के लिए सपोर्ट करते हैं कि जो चीज सही है, जो चीज राइट है, आप वो ही करें। वही कर। हाँ बढ़िया। और अभी तुम्हारा प्रमोशन के कैसे कैसे क्राइटेरिया, और कब तक क्या पोस्ट होती है? सर प्रमोशन सर सब इंस्पेक्टर जो है वो 7 से 8 साल में इंस्पेक्टर बन जाता है, इंस्पेक्टर बन जाता है। और उसके बाद सर डीएसपी, और अगर बहुत अच्छा, इंस्पेक्टर से डीएसपी? डीएसपी सर 3 स्टार सिल्वर वाले। ठीक है। और डीएसपी से भी ऊपर जाते हो, सब इंस्पेक्टर जो रहता हो प्रमोट होके? सर चांसेस तो कम ही रहते हैं सर वैसे, पर बहुत अच्छा अगर हमारा रोल वगैरह रहता है तो जा भी सकते तो किस पोस्ट पे जाते हैं फिर डीएसपी के बाद? हैं। एसपी के उस पे चले जाते हैं एएसपी की रैंक पे चले जाते हैं। एसपी के। यानी डीएसपी पे तो आप लोग रिटायर होते ही होते हैं। डीएसपी तो हाँ सर, एटलीस्ट डीएसपी पे तो है डीएसपी ही। रिटायर होता सीओ सीओ रैंक कहते हैं उसे, एक सर्कल होता है पर्टिकुलरली। अच्छा, डीएसपी को सीओ रैंक बोलते हैं? हाँ सीओ कहते और तो हैं, सर्किल ऑफिसर। तो उसमें कितने थाने आते होंगे? उसमें सर जैसे जो हमारे सीओ साहब हैं उसमें सर 5 से 6 थाने आ जाते हैं सर, और बाकी डिपेंड करता है सर्कल टू सर्कल। अच्छा, और एसएचओ जो है वो आपके यहाँ तो सब इंस्पेक्टर भी बनते हैं एसएचओ? सर बन सकते हैं सर। तो उसका कैसे क्या क्राइटेरिया थे? एक सब इंस्पेक्टर एसओ बन सकता है, स्टेशन ऑफिसर बन सकता है। अच्छा, स्टेशन ऑफिसर बनता है। एसएचओ तो इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर लेवल की। एसएचओ इंस्पेक्टर लेवल बनता है। और एक जैसे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, तो दिल्ली में हर एक थाने में ना एक एसएचओ होता है, एक एडिशनल एसएचओ होता है, और एक जो रहता है इंस्पेक्टर, वो टेररिस्ट के लिए रहता है कि एंटी टेरर के लिए। ऐसे यूपी में भी हर थाने में कुछ ऐसा होता है? सर अभी पर्टिकुलरली मैं जिस थाने में हूँ वहाँ पे तो सर नहीं है। बाकी सर हमारे यहाँ पे जैसे हमारे जो एसएचओ साहब हैं उनके नीचे एसएसआई साहब हैं। अच्छा। तो एसएसआई मतलब जो सारे सब इंस्पेक्टर्स को देखेंगे और उनको बताएंगे कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, तो हम उनकी गाइडलाइंस पे काम करते हैं। अच्छा, और तुम्हारा ड्यूटी टाइमिंग को तो फिक्स होता नहीं होगा, या होता है कुछ? सर टाइमिंग तो कुछ नहीं होती सर, 24 घंटे की टाइमिंग होती है। अच्छा, पूरा ही होता है, पर हाँ ये है कि ऐसा नहीं है कि 24 घंटे ही एक आदमी लगा पड़ा है उसमें, पर हमें रेडी रहना है। समझ गया। हाँ, उसमें ड्यूटी कितनी भी देर की हो सकती है? कितनी भी देर की हो सकती है सर। अगर कोई ऐसा केस आ गया कि रात को ही आ गया तो आपको 2 बजे ही उठ के जाना पड़ेगा। जैसे कोई मर्डर का केस आ गया, बिल्कुल तो जाना पड़ेगा? बिल्कुल जाना पड़ेगा सर। और आप फोन भी ऐसा नहीं कर सकते कि फोन नहीं उठाया। क्यों? नहीं तो फिर मतलब कार्रवाई आप है? ये सर एक तरह से सेवा है सर, ये सेवा है। तो जैसे डॉक्टर है ना कि उसको कोई पेशेंट है और उसको पता है कि ये अगर मैं नहीं पहुंचा तो ये मर जाएगा, तो हमें ये पता है कि अगर हम नहीं पहुंचे तो शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। भंग हो सकती है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम वहां पे समय से पहुंचे ताकि लोगों को जान माल की हानि ना हो। और अभी तो अच्छी चीज है कि दंगे यूपी में हो नहीं रहे, पहले तो बहुत होते थे, लेकिन सर, अभी बहुत सुधार है सर। है ना, बहुत सुधार है। और अभी वृंदावन में तो भीड़ बहुत रहती होगी, ओवर क्राउडेड रहता है हमेशा ही। सर वो तो वहां पे तो हमेशा ही रहती है सर, बिहारी जी में हमेशा ही रहती है। तो आप लोगों को तो आदत हो गई होगी अब उस भीड़ को टैकल करने की? हाँ सर, आदत हो गई है सर, धक्के मार मार के आगे बढ़ाते रहते आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, तू मुझे ये बता मेरे बच्चे काजल, कि लड़कियों के लिए जैसे कहते हैं ना कि यार पुलिस की नौकरी सच में बहुत मतलब डिफिकल्ट है। एक तो क्या है कि डिसिप्लिन, ऊपर से फिर फिजिकल, क्योंकि फिजिकल क्लियर करना अपने आप में भारी काम है। और उसके बाद कहते हैं कि ये जो सोसाइटी है ये मैन डोमिनेट है, यानी आदमी डोमिनेट करता है। तो अब ऐसा है या इस पढ़ाई लिखाई से परिवर्तन आया है और अब लड़कियों के लिए वो सारी मतलब नजर जो है लोगों की, वो उस नजर से ही देखते हैं लड़की को भी जिस नजर से लड़के को देखते हैं वो। जैसे मान लो एक सब इंस्पेक्टर लड़का और एक सब इंस्पेक्टर लड़की हो, तो कोई आदमी किसी केस की जांच कराने जा रहा है, कोई रिपोर्ट कराने जा रहा है, तो वो बराबर नजर से देखता है या अभी भी वो डिफरेंस है?
सर अगर हम नॉर्मल पब्लिक के पर्सपेक्टिव से कहें तो बहुत चीज़ों में चेंज आया है। जो पहले चीज़ें थी कि लड़की को उस तरह से देखा जा रहा है, तो उस तरह से तो नहीं है सर। चीज़ों में चेंजेस हैं। बाकी हमें भी उसी असली को खोलना सिखाया जाता है जो मेल्स को सिखाया जाता है। हमें भी वही ट्रेनिंग दी जाती है जो एक मेल सब इंस्पेक्टर को दी जाती है। हम भी सुबह 5 बजे उठ के वहीं जाते थे जहाँ पे वो लोग जाते थे। तो रैंक भी वही है, पावर भी उतनी ही है, जितनी कलम की ताकत हमारे पास है उतनी ही उनके पास भी है। तो अब लोगों को इस चीज़ का डिफरेंस पता है और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो मेल सब इंस्पेक्टर है वो नहीं हैंडल कर सकते, पर वो हम कर सकते हैं। और हम मेल का भी करेंगे और साथ में फीमेल का तो करना ही करना है। और तुम्हारे पास तो बेटा ये होगा सारी फीमेल के केसेस तो तुम्हें ही हैंडल करने होते हैं, इंक्वायरी तो मोस्टली। और सर मेरा ऐसा मानना है कि लड़कियों को परमात्मा ने ही एक स्ट्रांगनेस दी है, शुरू से दी है। तो ये तो और अच्छी बात है कि उन्होंने वर्दी पहनी और वो उससे स्ट्रांग हुई, और वर्दी पहनने के बाद एक लोग भी आपको अलग नजरिए से देखेंगे। और अभी मैं एक सर्वे पढ़ने लग रहा था, उसमें ये कहा गया था, मतलब इसके लिए किसी को बुरा नहीं माना, लेकिन उस सर्वे में ऐसा बोला गया था कि अगर कोई वर्दी में सामने खड़ा हुआ है ना, और अगर आदमी खड़ा हुआ है तो उसके पास कोई औरत या कोई लड़की हेल्प मांगने जाती है तो बहुत कम चांसेस है कि वो अपनी हिम्मत जुटा पाए और उससे हेल्प मांग पाए। लेकिन अगर कोई सामने लड़की खड़ी हुई है वर्दी में, तो वहां पे आदमी हो या औरत 100% वो अपनी हेल्प, अगर उसको कोई रिक्वायर्ड है तो वो हेल्प मांग लेती। दूसरे एक उस सर्वे में एक बहुत अच्छी बात ये कही गई कि 98% जो फीमेल पुलिस ऑफिसर है वो ईमानदार है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा डाटा है। और मेल में ये डाटा मेरे हिसाब से उल्टा से भी थोड़ा ज्यादा होगा। तो 98% फीमेल ईमानदार होना, और वैसे भी कहा जाता है कि सामने लड़की है तो ईमानदार होगी, है ना। और सबसे अच्छी चीज तुम्हारे साथ क्या है कि तुम लोग सॉफ्ट स्पोकन हो, है ना, है ना। तो आज के टाइम में जो नया बच्चा पढ़ा लिखा है वो जरूर ये चाहेगा कि मुझसे तमीज से ही बात करी जाए, है ना, जाते उलट ना टेक दिया जाए सामने। वो वाला डर तो नहीं होना चाहिए सभी में। हाँ सर, नहीं सर, वो डर नहीं है। अब बहुत चीज़ों में चेंजेस आए हैं, मैंने जैसे पहले भी बोला। और ये वाली जो आप बात कर रहे थे कि लड़कियों को ज़्यादा वैसे देखा जाता है, ये तो अच्छी बात है कि आप वर्दी पहनती हैं तो आपको एक अलग ही सम्मान मिलता है। जब आप रात को जाएंगे और आपने वर्दी पहनी हुई है तो आपको कोई डर नहीं है। ये वर्दी अंदर से पावर देती है सर। ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब आपको आ रहा है, एक जोश है मतलब अंदर से। और ड्यूटीज का थोड़ा रहता ही है सर, हम लोगों को ड्यूटीज का तो हो जाता है। अच्छा, तेरी फेवरेट फिल्म तो सिंघम होगी या कोई और है? नहीं सर, सिंघम तो नहीं है सर। मैं मूवीज थोड़ा इतना देखती नहीं हूँ सर। अच्छा। कम ही देखती हूँ। जो सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाती हैं कि बहुत मुश्किल है यूपी सब इंस्पेक्टर में लड़कियों का सेलेक्ट होना और फिर सरवाइव करना, उनको अगर कुछ सलाह देना चाहो तो आप क्या दोगे? बिल्कुल मुश्किल नहीं है सर। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मुश्किल है तो गलत सोच रहा है। आपने तैयारी नहीं करी। एग्जैक्टली, आपने तैयारी ही नहीं करी। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बहुत मुश्किल है और नहीं हो पा रहा और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बिल्कुल नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डेडिकेटेडली टाइम दीजिए, कंसिस्टेंसी से काम दीजिए और फोन में आग लगा दो। मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सर जब तक मैंने तैयारी करी थे ही नहीं। मुझे तो इंस्टाग्राम का पता भी नहीं था कि इंस्टाग्राम नाम की भी कोई चीज होती है। ये जब मैंने अपना फिजिकल क्लियर कर लिया, उसके बाद मैंने इंस्टा पे आईडी बनाई, फेसबुक पे आईडी बनाई, व्हाट्सएप भी डिलीट किया हुआ था। तो अगर कोई बच्चा तैयारी नहीं कर रहा है तो फिर तो वो तो यही कहेगा कि हार्ड है, पर बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और सर ऐसा नहीं है कि फीमेल्स जॉब नहीं कर रही हैं, यहाँ पे फीमेल्स भी जॉब कर रही हैं सर। मैंने अभी लास्ट में भी बोला था, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको छुट्टियां भी मिलेंगी, आपको समय भी मिलता है। ऐसा नहीं है सब जो सरवाइव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो सोते नहीं है, वो खाते नहीं है। कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं कि हम लोग मतलब 24-24 घंटे निकल गए, 25-25 घंटे निकल गए, खड़े ही हैं एक जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या आ गई उसी समय पे। पर ऐसा यूं नहीं है कि रोज ही हो रहा है, क्योंकि अगर रोज ही होगा तो मतलब पागल हो जाएगा फिर तो बंदा। और अगर हम सर कंसिस्टेंसी से तैयारी करें, राइट स्ट्रैटेजी हो हमारे माइंड में कि हाँ हमें ये चीजें करनी है। एक्चुअली में अभी बच्चे तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। वो बुक खोल के बैठते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं और इंस्टाग्राम चल रहा होता है सर, रील्स चल रही होती हैं सर उनकी। देखो, इस बच्ची ने, काजल ने, एक बहुत अच्छी बात कही कि मुझे पता ही नहीं था कि इंस्टाग्राम होता क्या है जब मैंने तैयारी की। एग्जैक्टली सर, मुझे नहीं पता, है ना। और ये भी तय है कि इंस्टाग्राम से कोई सीखने की चीज तो मिल नहीं रही किसी को। अगर आप पढ़ाई के दौरान इंस्टाग्राम निकाल के चेक कर रहे हो, उसको स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उसमें कुछ जानकारी तो है नहीं। दूसरा, इस बच्ची ने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मैं भी कहना चाहूँगा कि व्हाट्सएप भी आज के समय में बहुत टाइम खराब कर रहा है।
है ना। और व्हाट्सएप पे भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको बहुत ज़रूरी, जो आपको देखनी है। आपके पास अगर फ़ोन है तो आप अपने घर वालों से बात कर लो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बातें कम होंगी। व्हाट्सएप पे बार बार देखेंगे, इधर उधर ध्यान भटकेगा। तो ये तो बहुत ज़रूरी है जो इस बच्चे ने कहा कि जो डर रहे हैं उनके पीछे एक कारण ये है कि वो तैयारी उस चरम पे लेके ही नहीं जा रहे हैं। अगर तैयारी बेहतरीन होगी तो फिर वो दिक्कत कभी आएगी ही नहीं। सर बच्चों को सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बच्चों को बस ये है कि अब वो इसका कोर्स ले लिया, उसका कोर्स ले लिया, उसका कोर्स ले लिया। तैयारी तो तुमने एक्चुअली में करी ही करी ही नहीं। नहीं। आपने एक बार भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, आपने उस चीज को रिवाइज ही नहीं किया। मैंने मतलब मैं जब अपनी तैयारी करी थी सर 7-8 बार 10 बार मैथ्स कर ली। वो इतनी मोटी जो लिख के कर रखी थी ना, क्लास नोट्स वो जो इतने बना से के पतले आ गए, पतले से में आ गई सर वो। क्योंकि इतनी बार कर ली कि रेशियो प्रोपोर्शन में सिर्फ मान लो 20 से 25 क्वेश्चन बचे हैं जिनको रिवाइज आउट रिवाइज करना करना है। आप अगर इस लेवल पे अपनी तैयारी को ले जाते हो तो कौन सा एग्जाम है भारत का जो नहीं निकल सकता। और बिल्कुल सच बात है कि आप अगर उस चरम पे ले आए चीजों को, इतनी बड़ी चीजों को छोटा करते करते यहां तक ले आएंगे तो निकलेगा ही निकलेगा सिलेक्शन। अच्छा, तेरा टाइम टेबल क्या रहता था उस समय पढ़ने का, या कितना टाइम ड्यूरेशन देते थे? सर जैसे अभी मैं ऐसे बताऊं कि मैंने ट्यूशंस पढ़ाती थी सर। मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छी कंडीशन नहीं थी हमारी, तो ट्यूशंस पढ़ाती थी सर मैं। 4 से लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक मेरे ट्यूशंस रहते थे। 3:30 बजे मैं निकल भी जाती थी जो होम ट्यूशंस होता था उसके लिए। फिर सर मैं रात को थोड़ा सा टाइम देती थी, ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम देती थी। और मेरा ऐसा नहीं था कि मैं 10:15 से 11:20 तक ये करूंगी सर। मैं ऐसा नहीं कर पाई, कभी नहीं कर पाई सर। तो मेरा ये रहता था कि मैं जब मुझे पढ़ना होता था तो रात को पढ़ी, जैसे मैं 9 साढ़े 9 बजे ऑलमोस्ट बैठ जाती थी पढ़ने। उसके बाद मुझे ये था, मुझे मैथ्स का ये पर्टिकुलर टॉपिक करना है आज, मैं रेशियो प्रोपोर्शन के इतने क्वेश्चंस करूंगी, एटलीस्ट 4 टाइप कर लूंगी। उसके बाद सर मैं जैसे जीके है, जीके में मुझे पॉलिटी पढ़नी है, मैं आज फंडामेंटल राइट तक मुझे कंप्लीट करना है, उसको करूंगी। तो ये डिसाइड का मॉर्निंग में करते थे या एक दिन पहले, कैसे करते थे? एक दिन पहले करते थे सर। एक दिन कल के पहले लिए ही ये प्लान मेरे है पास मेरा। एक छोटी सी डायरी रहती थी सर हमेशा। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं गया कि मैं नहीं लिखूं उसमें, मुझे हमेशा लिखना होता था आज मैं ये करूंगी। उसके बाद अगर मैं टेबल भी रिवाइज करूंगी ना तो मैं वो भी लिखती थी, छोटी से छोटी चीजें कि आपको ये लिखना है। उसके बाद सर वो जो मुझे मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम टिक लगाते हैं ना किसी चीज पे तो हमें ऐसा लगता है आज मैंने अपना टास्क कंप्लीट किया। तो वो मोटिवेशन भी थोड़ा सा देता है, क्योंकि टीवी नहीं देखा सर कभी, टीवी था ही नहीं सर घर में, टीवी ही नहीं था तो देखा ही परिस्थितियां ही नहीं थी घर में कि टीवी आए। टीवी नहीं, टीवी तो था पर मतलब वो नहीं था, डिश वगैरह जो भी होती है, मतलब कभी देखा ही नहीं सर कुछ भी। हाँ, तो दूरदर्शन का क्या ही देखना। हाँ, दूरदर्शन क्या देखना सर। टिक टिक लगाती थी सर, आज ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये, आज मैं मॉक टेस्ट दूंगी, इतने से इतने टाइम में मुझे मॉक टेस्ट देना है। रात में पढ़ती थी सर 2-3 बजे तक। यूपीएसआई की अगर मैं बताऊं 2-3 बजे तक तो मुझे पढ़ना ही है। जब एग्जाम आने लगा तो 4-5 बजे तक भी वो चीज निकल गई। सिर्फ 4 घंटे सोई हूं और तभी सर ये आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए हैं। फिर उसके बाद जैसे 10 बजे से फिर पढ़ने बैठ गए, फिर ट्यूशन जाना है, ऐसे करके। और वो तो सच है, कहते हैं ना कि संघर्ष की आग जितनी तेज होगी सफलता का रंग भी उतना अच्छा आएगा। तभी बेटा तेरे चेहरे पे रंग इतना अच्छा रखा है इस वर्दी के साथ, क्योंकि संघर्ष एक्सट्रीम लेवल पे गया हुआ है। अगर वो संघर्ष एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाता तो ये होता भी नहीं। अच्छा, फिजिकल की तैयारी तुझे एनसीसी की तैयारी करते वक्त हो गई थी या दोबारा करनी पड़ी, कैसे किया उसको? सर दोबारा करनी पड़ी सर, और मैं फिजिकल में 2-3 बार आउट भी हूँ। दिल्ली पुलिस का फिजिकल भी आउट हो गया था सर मेरा, उसमें भी अच्छे मार्क्स थे। और यूपी पुलिस जेल वार्डन, यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी मैं फिजिकल आउट हो गई थी। यूपी पुलिस में तो दोनों बार ऐसा हुआ कि मेरे पैर में स्वेलिंग आ जाती थी। अच्छा, भागते भागते ही। और जो यूपीएसआई का था उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि मेरे पैर जो राइट पैर था उसमें लिगामेंट में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो उसी टाइम पे सूज गया था। अच्छा। पर सर अब के तो मार देते सर, इस बार फिट कर दिया। अच्छा, ये बताना मुझे कि इसकी फिजिकल की भी क्या कोई स्ट्रेटजी होती है क्या क्लियर करने की? नहीं सर, फिजिकल की तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है सर। अगर मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप फील्ड की जॉब में नहीं भी आना चाहते तब भी आपको अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखना ही चाहिए आप। अच्छा, ये भी बताना साथ में, क्या तुम अब ध्यान रखते हो हेल्थ का? सर उतना नहीं रख पाते सर, थोड़ा दिक्कत हो जाती है सर, टाइमिंग का इशू रहता है। कभी कभी रात को ऐसा हो जाता है कि 10 बजे आए, कभी 1 बजे आए, कुछ पता नहीं रहता सर। भगवान ऐसा करे कि सारे यूपी के थाने, दिल्ली के थाने ऐसे हो जिनमें जिम सेटअप हो, ताकि जब भी टाइम मिले, आधा घंटा भी मिले, 1 घंटा मिले, तो आदमी जाके थोड़ा वर्कआउट करे, है ना। बहुत ज़रूरी है, और हेल्थ ऐसी चीज़ है जो आगे काम आनी है। करते हैं सर, बहुत लोग कर रहे हैं सर, हमारे भी जो सीनियर्स हैं वो जाते हैं सर। अभी मैं नहीं जा पा रही हूँ सर, पर मैं जाऊँगी सर अभी। अच्छा बच्चे, एक चीज़ मुझे ये बताना कि जैसे जो बच्चा यूपी पुलिस कांस्टेबल हो रहा है और आप यूपी सब इंस्पेक्टर हुए, तो दोनों के काम में कितना डिफरेंस है? क्योंकि सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है कांस्टेबल भी शायद 40,000 प्लस ही जाता होगा। हाँ सर, है ना, इतनी है तो। और तो
और यूपी पुलिस कांस्टेबल जो होता है उसका प्रमोशन कहां तक पहुंचता है लास्ट में, और तुम्हारे काम में और उसके काम में रिस्क में कितना डिफरेंस है, और बाकी जो ड्यूटी टाइमिंग है उसमें भी क्या कोई डिफरेंस रहता है? सर अगर ड्यूटी टाइमिंग की हम बात करें तो जो कांस्टेबल होता है सिपाही की लगभग 12 घंटे की शिफ्ट होती है, 12 घंटे की नौकरी होती है। पर जो दरोगा है उसकी 24 घंटे की नौकरी है। अच्छा। दूसरा सर अगर वर्कलोड की मैं बात करूं तो जो सिपाही होते हैं उनको एक पर्टिकुलरली एक बीट दे दी जाती है। ठीक है। कि आपकी ये पर्टिकुलर बीट है। पर जो सब इंस्पेक्टर है उसका एक एरिया होता है, एक एरिया में काफी सारी बीट्स आती हैं। तो अगर उस एरिया में कुछ भी दिक्कत होती है, कोई भी समस्या आती है तो आपको जाना है। और ऐसा नहीं है कि बीट वाले नहीं जाते, बीट वाले भी जाते हैं, वो बात नहीं है। दूसरा सर अगर हम रिस्क के पर्सपेक्टिव से कहें, तो रिस्क तो सर सबके साथ ही है, वर्कलोड भी सबके साथ ही है। बट जो सब इंस्पेक्टर है उसको ये है कि जैसे उस पर्टिकुलर एरिया में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कहीं मारपीट हो गई, या कहीं पे कोई वैसा कोई केस आ गया, मर्डर का केस आ गया या रेप का कोई केस आ गया, तो वो जो विवेचना है, वो सॉल्व करने का जो अधिकार है वो सब इंस्पेक्टर से स्टार्ट होता है। तो जो हमारे बीट के सिपाही होते हैं वो हमें बताते हैं, वो हमें जानकारी देते हैं, क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर सारी बीट्स में नहीं घूम सकता। पर जो बीट वाले जो होते हैं, जो बीट के जो सिपाही होते हैं, वो ऑलमोस्ट सबको जानते हैं कि ये आदमी ऐसा है, ये यहाँ के मतलब अच्छे घर के हैं, और ये थोड़ा चोरू चक्का टाइप से लग रहा है मुझे, तो इसको इसके ऊपर शक कर सकते हैं। अगर किसी जगह से कोई चोरी हो जाती है तो बीट वालों की थोड़ी जानकारी रहती है। ये ऐसे ही सर जैसे जो हमारे मुखबिर होते हैं वो भी हमें पता चलता है कि हाँ भाई जो बीट वाले हैं वो घूमे हुए हैं, तो उनको पता है कि कौन किसके बारे में सही जानकारी दे सकता है। अच्छा, एक बार ये मुखबिर वाला बताना, मुखबिर तुम लोग रखते हो अपने सब? सर होते हैं सर, मुखबिर होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं। तो उनको आप लोग पैसे पे करते हो, कैसे करते हो उनको? नहीं सर, पैसे वैसे कुछ पे नहीं करते सर, बहुत सारे लोग रिलैक्स कर देते हो किसी दूसरी चीजों में जो? नहीं सर, दूसरी चीजों में भी नहीं सर, ऐसे हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पुलिस की मदद करना चाहते हैं। अच्छा। जैसे हमने उनसे पूछा कि भाई ये आदमी जो है ये 2-3 दिन से दिख नहीं रहा है यहाँ पे, कहाँ गया हुआ है? अच्छा, ये वहां गया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मुखबिर कोई मतलब बहुत ही खास ही कोई आदमी होता है, पर मुखबिर वो होता है जिससे हम चीजों की जानकारी निकालते हैं सर। तो रिलेशन मेंटेन करते हो? रिलेशन मेंटेन करते हैं सर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुलिस की मदद करना चाहते हैं एक्चुअली में, और करते हैं। अब जनता भी मतलब पुलिस की मदद करती है, ऐसी बात बहुत चेंज हो गई। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताना कि मान लो जैसे आप हो काजल, और आपकी टीम में 20 कांस्टेबल हैं, ठीक है, और एएसआई भी होंगे और हवलदार भी होंगे, है ना, और उनमें कोई एक रिश्वत लेते पकड़ा गया, तो उसमें आप भी जिम्मेदार माने जाते हो कि नहीं? आप पे कोई कार्रवाई होती कि नहीं होती? कि जैसे आप उस टीम को लीड कर रहे हो और आपकी टीम में अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है? सर अभी तक तो वैसे किसी ने ऐसी हरकत करी नहीं है, और अभी ऐसा कोई केस आया नहीं है? अभी ऐसा कोई केस आया नहीं है सर, तो आगे भी ऐसा कुछ होने के चांसेस कम ही है। पर बाकी सर वैसे अगर कोई ऐसा लेता है तो सर जांच भी बैठती है, उसकी जांच होती है सर उस हिसाब से। तभी कहा जाता है ना कि अफसर के साथ साथ जिम्मेदारियां बहुत आ जाती हैं अफसर के ऊपर सर। हाँ सर, ये है कि आपकी गाइडेंस में कमी है, फिर कहीं ना कहीं आपको ही ऐसा बोला जाएगा। कलम में जितनी ताकत है उतनी जिम्मेदारी भी है, जिम्मेदारी के हिसाब से कलम में कलम है। अच्छा, थाने का एनवायरनमेंट कैसे रहता है? हंसी मजाक करते भी हो कि सारा दिन मर्डर वाले आते रहते हैं, चोरी चकार आते रहते हैं? कुछ नहीं है सर, पता नहीं क्यों लोगों ने ऐसा मिसकंसेप्शन बनाया हुआ है कि थाने का एनवायरनमेंट मतलब ऐसा ही होता है कि पूरे दिन मार धाड़ और ये सब। ऐसा कुछ नहीं है सर, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी रहता है। कभी कभी हम लोग पार्टीज में भी चले जाते हैं। जैसे अगर हम कोई मर्डर की खबर भी सुन लेते हैं या किसी की अर्थी वर्ती भी देख लेते हैं तो 1-2 दिन तो खाना भी नहीं खाया जाता। तो तुम लोगों का क्या होता है? तुम तो रोज ही देखते हो ये काम? रोज ही देखते हैं सर, हमें तो पोस्टमार्टम भरने होते हैं, सब करने होते हैं सर। तो वो अब हो जाता है माइंड में, वो माइंड सामने डेड बॉडी कटी पड़ी है और तुम अपने नॉर्मल हो। सर हमारे जहाँ मैं पोस्टेड हूँ वहीं पे ही वहीं से ही क्या नाम है ट्रेन जाती है। तो वो थाने के एरिया में ही रहता है, तो ऑलमोस्ट ऐसे ऐसे केसेस आ जाते हैं। जब हम बिल्कुल अंडर ट्रेनिंग गए ही थे, उसके 2-3 दिन बाद ही डेड बॉडी मिल गई थी वहाँ पे। तो उस समय में और अब में आप में क्या चेंज आया माइंडसेट में ऐसी चीजों को देख के? में तो सर थोड़ा लगा, अजीब लगा सर। अब तो सर आदत हो गई सर। तो अभी मान लो अगर कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई मर्डर हुआ और उसके 1 घंटे बाद खाना खाना है, तो खाना खा लेते हो कि नहीं? हम तो खा लेते हैं। तो अब वो डर और वो वाली चीज हट गई दिमाग से? हाँ सर, अब नहीं, भूत प्रेत का डर नहीं रहा सर। वो वाला डर नहीं है सर। इवन बॉडीज खुद ही उठाते हैं सर हम लोग, किसी का तो चला गया, किसी का तो चला, और सभी इंसान है सर, सबको ऊपर ही जाना है, तो किसी का चला गया। जैसे अभी मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ था एक, उसका पूरा जो सर का मसाला था वो सब रोड पे पड़ा हुआ था, और मतलब जो आसपास के जो लोग थे और जो उसके परिजन थे वो विलाप कर रहे थे वहां पे। उस समय पे यही बस सर, हमें तो यही रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे बस हर जगह। एग्जैक्टली।
अच्छा, एक चीज मुझे ये बताना, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है सर तो एक्सीडेंट के बाद उसे पुलिस लेके जाती है, तो कहाँ सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाती है, प्राइवेट में भी लेके जाते हो आप लोग? नहीं सर, प्राइवेट में नहीं ले जाते सर, सरकारी में ही ले जाते हैं, उसका पोस्टमार्टम कराना होता है कराना सर। होता है। हाँ सर। ब्रिलियंट। अच्छा बच्चे, कुछ और कहना चाहे बच्चों को, जो तो अपनी तरफ से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है इसका असली उद्देश्य यही है कि नए बच्चे जहाँ जहाँ छोटी छोटी चीज़ों पर अटके रहते हैं उनको कुछ पुश मिले और वो अपनी चीज़ों से थोड़ा और आगे बढ़ें और तैयारी को कंटिन्यू रख पाएं। तो कुछ भी कहना चाहे। सर वैसे तो आप सर प्रॉपर गाइडेंस देते ही हैं, आपके द्वारा बहुत गाइडेंस रोज ही दी जाती है, और मैं तो बहुत छोटी हूँ सर आपसे, बट फिर भी मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है ना, वो तैयारी के दौरान जो मुझे लगती है वो होती है धैर्य। और पेशेंस जो होता है ना, वो हम धीरे धीरे खो देते हैं। जब स्टार्टिंग में हम तैयारी करने लगते हैं ना, आज सोचते हैं नए पेन ले गया है, नए कॉपी ले गया है, अलग अलग कलर से नाम लिखेंगे, काजल, भारद्वाज, ऐसे करके, और पहला पन्ना अच्छा, दूसरा पन्ना अच्छा, तीसरा पन्ना अच्छा। उसके बाद हमारा मोटिवेशन जो होता है ना, बिल्कुल धरती के अंदर घुस जाता है। फिर हम सोचते हैं अब नहीं पढ़ा जा रहा, या अब कुछ नहीं हो पा रहा। अब मैंने तैयारी करी, 4 क्लास देखी, मैं ये सोच रही हूँ कि आज ही ना, मतलब मैं मॉक टेस्ट देने लग जाऊं और मॉक टेस्ट में मेरे 100 में से 95 नंबर आ जाएं, जबकि जो बंदा 2 साल से तैयारी कर रहा है उसके भी उतने नहीं आ रहे। तो आपको धैर्य बहुत ज्यादा रखना होगा, बहुत ज्यादा आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए कि चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। एकदम से कुछ नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन जरूर होता है। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है लड़कियों के लिए स्पेशली, जिनके भी पेरेंट्स देख रहे हैं इस समय पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ना सोसाइटी से डोमिनेट हो जाते हैं कि लड़की है, शादी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसा मत करो, उनको एक चांस जरूर दो। आप लोग अगर कोई भी पेरेंट देख रहा है, मेरी बात सुन रहा है, तो आप अपनी लड़कियों को चांस जरूर दो, उनको एक एनवायरनमेंट दो जिसमें वो पढ़ पाए। अगर वो उस एनवायरनमेंट में पढ़ पाई और कुछ कर गए, तो आपको नहीं पता कि वो 2 कुलों का नाम रोशन करेंगी। और आप भी लड़की हो, आप जिन भी गलत चक्करों में लगे हुए हो, उन चक्करों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के पैसों का सही उपयोग करके उस चीज पे पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो। जब मेहनत करते हैं ना, शक्ल पे दिखता है। अगर सर आपसे भी कोई मिलने आता होगा तो आपको भी लगता होगा कि कोई बच्चा, मतलब उससे कुछ पूछ लेना, भाई क्यों नहीं हो रहा सिलेक्शन, तो वो रो पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि वो तैयारी कर रहा है एक्चुअली में। आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आपको लगा ही नहीं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सर तैयारी नहीं करते, सर गुस्सा आता है सर। बता दे। नहीं देखो, एक चीज तो इस बच्चे ने, काजल ने बहुत अच्छी बात कही कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखो, जब इसने तैयारी करनी स्टार्ट की तो इसका पहले तो किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हुआ, लेकिन जब होने लगा ना तो इसने कहा ना, मेरे सारे फिजिकल, ये भी फिजिकल नहीं हुआ, सारे लगातार एग्ज़ाम क्लियर होते चले गए। जब आप एक बार उस तैयारी पे पहुंच जाते हो ना, तो फिर लगातार बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर होते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि जो शुरुआत का टाइम होता है वो हर स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है, और उस स्टार्टिंग के टाइम पे आपका सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर आप थोड़ा कंटिन्यू रह गए, अपनी मेहनत को लगातार आगे बढ़ा गए, तो विश्वास मानिए, जैसे ये बच्ची है जो इसने मुकाम हासिल किया है, आपने इसकी बातें सुन के एक बात समझी होगी कि एक स्टेज ऐसी आई जब इसका हर एग्जाम क्लियर हुआ, है ना। लेकिन एक स्टेज वो भी होगी जब इसका मॉक टेस्ट में भी स्कोर अच्छा नहीं आ रहा होगा। तो ये कहानी सबके साथ है। हर जिस भी बच्चे ने कामयाबी पाई है, हर एक आदमी ने जिसने अपने हक की जो कामयाबी हासिल की है, सब ने एक ही चीज़ से की, और वो संघर्ष है। इसलिए मैं इस पूरे सेशन को एक ही चीज़ पे एंड करना चाहूँगा कि जितना तुम्हारा संघर्ष मजबूत होगा ना, जितना बढ़िया तरीके से संघर्ष करके निकलोगे, उतना ही बेहतरीन कामयाबी भी मिलेगी। एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे एक पहाड़ है, एक पहाड़ से 2 पत्थर टूटते हैं, एक पत्थर से मंदिर की सीढ़ियाँ बन जाती हैं और एक पत्थर से भगवान की मूर्त बन जाती है। पहाड़ वही है, पत्थर दोनों वही हैं, लेकिन जो सीढ़ी बना उसने बहुत कम दर्द सहा, बहुत कम चोटें खाई। लेकिन जो उसने मूर्ति बनी जिस पत्थर से, उसमें हजारों चोटें लगी होंगी, तब भगवान की मूर्ति बनी। और एक पत्थर पर लोग पैर रखकर जाते हैं और एक पत्थर के आगे लोग सर झुकाते हैं। तो ये सारा खेल केवल और केवल आपकी संघर्ष की आग का है। तो इसलिए संघर्ष की आग को अपनाओ, इसमें जलो, क्योंकि जितनी संघर्ष की आग ज़्यादा होगी उतना ही सफलता का रंग ज़्यादा होगा। तभी ये मासूम चेहरा इस वर्दी को पहने बैठा है और बहुत सारे एग्जामों में सिलेक्शन लिए बैठा है। थैंक यू मेरे बच्चे, और थैंक यू आप सभी बच्चों का। और जितनी भी लड़कियां इस इंटरव्यू सेशन को देख रही हैं, मेरा बेटा, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा जो इस बच्चे ने बिल्कुल आखिरी में एक वर्ड कहा, कि आपको अगर मौका मिला हुआ है ना, तो उस मौके को गलत मत होने देना, गलत दिशा में मत जाना, क्योंकि ये मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर 100 में से कोई एक लड़की भी गलत एग्जाम्पल सेट कर देती है ना उस मौके का,
तो उसका फ़र्क केवल उस एक लड़की पर नहीं बल्कि उन 99 लड़कियों पर भी होता है। इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, ना केवल आपके सिलेक्शन की बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। जैसे इस बच्ची ने कहा कि रिश्तेदार कहते थे ब्राह्मणों की छोरी है, पंडितों की छोरी है, जल्दी ब्याह दो, मतलब जल्दी शादी कर दो। लेकिन इसके पापा का इस पे यकीन था, विश्वास था कि नहीं, मेरी बेटी गलत राह पर नहीं जाएगी और एक दिन सफलता ज़रूर लाएगी। और सफलता आप देख रहे हैं, एक एग्ज़ाम नहीं, पचासों एग्ज़ामों में क्लियर होता है बच्चा। तो मेरे बच्चे नमस्कार आप सभी को, थैंक यू। बेटा थैंक यू आपके थैंक यू सेशन सर। में आने के सर लिए। थैंक यू आपने बेटा। बुलाया सर, बहुत थैंक बहुत यू ज़्यादा। बेटा, थैंक यू।